हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, जैसे कि रीट परीक्षा और राजस्थान पुलिस परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली हैं, तो राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें होती हैं दोस्तों, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और फिर हम जब एग्ज़ाम दे के घर पे आके जब ये हमें पता लगता है कि अरे ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन तो हमारे कक्षा 6 की पुस्तक में है, कक्षा 7 की किताब में ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसीलिए चूँकि रीट की जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए, उनके पास अभी एसएस जो सेकेंड लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास अभी टाइम की कमी है। वो अपना सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे, ऊपर से फिर 6 से 10 तक की उनको एसएस और पढ़नी होती है। तो दोस्तों, आपके लिए मैंने एक कोशिश की है, कक्षा 7 से लेकर के 10 तक की जो बुक है, या 6 का भी अगर मैं बना पाऊँगा, तो इनमें जो यूनिट्स हैं तो उनको शॉर्ट में निकालना और उसमें कहाँ कहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन सा मैटर समझाना है, ये सभी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए। तो मुझे आशा है आपको ये पसंद आएगा। और अभी मैंने कुछ देर पहले देखा दोस्तों, मुझे मतलब थोड़ा धक्का लगा कि एक पार्ट को पढ़ाने के लिए एक एक घंटे के वीडियो डाले जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा आपके हित में नहीं है, क्योंकि एक पार्ट को पढ़ने के लिए उसमें से जो क्वेश्चन निकलेंगे, तो आपको पार्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये पार्ट जैसे मैं आज बताता हूँ इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको खाली 1-2 बार ये करना है कि आपको वो पार्ट पढ़ना है। और आपको यदि लग रहा है कि इसमें ये क्वेश्चन और बनते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन, माफ़ कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे, ऐसी मेरी आशा है, ताकि मैं अगले पार्ट में और अच्छा सुधार कर सकूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज कक्षा 7 में एसएस जो सोशल साइंस है, उसमें एक पार्ट है पहला, जैव मंडल और भूदृश्य। जैव मंडल, जैव दोस्तों, ज़्यादा मैं बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करूँगा, क्योंकि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव आना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखने, इसलिए बहुत शॉर्ट में बात करेंगे हम। तो जैव मंडल, जैव, जैव का मतलब जहाँ जीवन है वो जैव हो गया। तो सीधी सीधी बात यदि हम करें तो वायु मंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, क्योंकि तीनों में जीवन है, तो इन तीनों को मिला करके किसकी रचना होती है दोस्तों, जैव मंडल की। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपके आने वाला है, फिर भी अब बात करते हैं दोस्तों पारितंत्र। ये यहाँ मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा कि ये आ सकता है। कई बार बहुत सामान्य प्रश्न दोस्तों उठा लिए जाते हैं और फिर हम आश्चर्य करते हैं कि अरे यार, इसका आंसर तो ये होना चाहिए था। तो देखिए, जैविक और अजैविक पर्यावरण का पारस्परिक अंतर संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जैविक तो है ही है, लेकिन जो अजैविक पर्यावरण है, जिसमें जीवन नहीं है, उनका आपस में जो अंतर संबंध है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पारितंत्र। तो याद रखिएगा, पारितंत्र केवल जैविक का ही नहीं होता है, जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के जो पर्यावरण है, उनका जो अंतर संबंध है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, पारितंत्र। ठीक है दोस्तों, इस पारितंत्र में विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला ये होती है कि जिसमें प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, यानी उपभोग करने वाला। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण लूँ दोस्तों, जैसे एक घास है, तो घास सबसे पहले उगती है सूर्य की रोशनी से, जल से। उसके बाद उस घास को एक हिरण खा लेता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। हिरण को शेर मार देता है, वो उसे खा लेता है, तो द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और शेर जब मर जाता है तो फिर जो जैविक, जो उसका अपघटन हो जाता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पर्यावरण में उसका अपघटन कर देते हैं। इस प्रकार से पूरा एक साइकिल चलता है, और वापस जहाँ से जीवन की उत्पत्ति हुई वहीं वापस जीवन का अंत भी हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरा एक, इसे बोलते हैं दोस्तों खाद्य श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को इस पार्ट से मिला है वो ये है कि इस खाद्य श्रृंखला का जो स्रोत है दोस्तों, वो सूर्य है। सभी खाद्य श्रृंखलाओं का स्रोत जो है वो सूर्य है। याद रखिएगा, आप सूर्य के बिना कोई भी खाद्य श्रृंखला नहीं चल सकती। ठीक है दोस्तों, अगली बात,
खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं दोस्तों, आपस में उलझी हुई रहती हैं। जैसे कि कोई वस्तु कोई जानवर खा रहा है तो ज़रूरी नहीं है उसे एक कोई पर्टिकुलर जानवर ही खाए, लेकिन उसे कोई दूसरा जीव खा ले। इस प्रकार से ये जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं ना, ये आपस में एक बहुत गुच्छा बना लेती हैं, एक दूसरे में उलझी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार से इन खाद्य श्रृंखलाओं के जाल को ही क्या कहते हैं दोस्तों, खाद्य जाल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक सामान्य सी लाइन थी इस पार्ट में कि मानव और पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानव तो प्रभावित करता ही है, हमें पता है, हम नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, लेकिन पर्यावरण भी मानव को प्रभावित करता है। बहुत चक्रवात आते हैं, आंधी आती है, तूफान आते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का संबंध, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये एक शाश्वत सत्य है, ना कि केवल मानव पर्यावरण को करता है और ना पर्यावरण मानव को करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस पार्ट में कुछ पृथ्वी के स्थल रूप दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वत की। तो दोस्तों पर्वत क्या है, पर्वत एक ऐसी संरचना है जो ज़मीन से सामान्यतः 600 मीटर की ऊंचाई पर हों तो उन्हें क्या कहा जाएगा दोस्तों, पर्वत। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई आपको याद होगी 8,848 मीटर। और दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ है कि प्रशांत महासागर में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा महासागर भी है, याद रखिएगा आप। ये जब हम आगे पढ़ेंगे महासागरों में, तो ये जो महासागर है ये एशिया और अमेरिका के बीच में है, प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा और सबसे विशाल है। इसके अंदर एक मोनाकी पर्वत है दोस्तों, और उसकी ऊंचाई है 10,200 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। एवरेस्ट सबको पता है 8,848 मीटर, पृथ्वी के ऊपर सबसे जो स्थल है इसके ऊपर सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन जो यदि हम महासागर की बात करेंगे तो दोस्तों महासागरों में मोनाकी जो पर्वत शिखर है वो सबसे ऊंचा है और उसकी ऊंचाई है 10,200 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। सिंपल है कि जैसे कोई पर्वत है, वो सभी पर्वत एक लाइन में यदि होते हों तो उन्हें पर्वत श्रृंखला कहते हैं। फिर हम बात करते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। दोस्तों दो प्रकार के प्रदेश होते हैं, एक तो वृष्टि छाया प्रदेश और एक तो होता है पवन अनुवर्ती और एक होता है पवन अनुवर्ती प्रदेश और पवन अनावर्ती प्रदेश। तो जैसे पर्वत की ये स्थिति रहती है दोस्तों हमारे पास। तो जैसे पवन यहाँ से आती है तो ये जो वाला जो हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, और जब ये हवाएं इस तरफ आती हैं तो ये शुष्क हो जाती हैं, इनमें जलवाष्प कम हो जाती है, जल की कमी हो जाती है। इसलिए ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, इसीलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि क्या कारण है कि जो पुणे जो शहर है उसमें बहुत कम बरसात होती है, जबकि हम मुंबई और नासिक इन इलाकों की बात करें तो यहाँ ज़्यादा बरसात होती है। तो इसका यही कारण है दोस्तों, क्योंकि पुणे जो है ये वृष्टि छाया प्रदेश है, याद रखिएगा आप। और फिर आगे एक आता है, जैसे हिमालय में कुछ जनजातियाँ निवास करती हैं जो पशुपालन करती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो जातियाँ, देखो गद्दी, बकरवाल और भोटिया, ये नाम याद रखने हैं दोस्तों। ये लोग क्या करते हैं, जब गर्मियाँ पड़ती हैं, पर्वतों से बर्फ़ थोड़ी पिघल जाती है तो वहाँ घास के मैदान हो जाते हैं, तो ये अपने जो जानवर हैं, ये चरवाहे जो होते हैं, ये अपने जानवर वहाँ ले जाते हैं, और जब सर्दियाँ पड़ती हैं तब ये वहाँ से वापस लौट जाते हैं। तो ये कौन सी जातियाँ हैं, तो गद्दी, बकरवाल और भोटिया। तो ये चरवाहे हैं, ये समय के साथ साथ अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, पर्वतों के जो ढलान है वहाँ तक ये जाते हैं, और जैसे सर्दियाँ पड़ती हैं तो ये वापस लौट जाते हैं अपने झुंड के साथ, अपने पशुओं के साथ, और इनका पशुपालन ही मुख्य पेशा है। दूसरा जो स्थल रूप है दोस्तों वो है पठार। तो पठार सिंपली अगर हम कहें कि पर्वत से नीचा होता है और इसका ऊपरी भाग थोड़ा समतल रहता है, और कई बार पठार ऐसे होते हैं जिन पर खेती भी करी जा सकती है। जैसे दो उदाहरण इस पाठ में दे रखे हैं दोस्तों। एक दक्कन का पठार है, एक नागपुर, छोटा नागपुर का पठार है। तो ये जो पठार क्षेत्र हैं, यहाँ पठारी क्षेत्रों में
खेती भी होती है। तो इस प्रकार से पठारी जो क्षेत्र हैं ये उपजाऊ होते हैं। और ये काली मिट्टी जो लावा से बनी हुई जो मिट्टी है उससे ये बने हुए हैं। बहुत प्राचीन संरचना है भारत के अंदर ये वाली। अगला जो स्थल रूप है दोस्तों वो है मैदान। मैदान हम किसे कहेंगे? ऐसी संरचना, ऐसा स्थल रूप पृथ्वी का जो समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम हो और जो समतल हो, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? मैदान। तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो लगभग 300 मीटर से कम रहनी चाहिए। यहाँ दोस्तों यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो मानव घनत्व है वो ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों। अगला जो स्थल रूप है वो है नदी बेसिन। नदी बेसिन की हम बात करें, ये थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है, क्योंकि जब आगे नदियाँ पढ़ेंगे कभी तो वहाँ ये चीज़ समझने में आएगी हमारे कि नदी बेसिन क्या होता है। दोस्तों नदी बेसिन जैसे गंगा की सहायक नदियाँ हैं, यमुना है, सोन है, गंडक है, तो नदी बेसिन हम कहेंगे ऐसा क्षेत्र जिसमें नदी और उसकी सहायक नदियाँ, उन सभी का जो संपूर्ण क्षेत्र समाहित होता है उसे कहेंगे नदी बेसिन। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। मुख्य नदी और सहायक नदियों का जो संपूर्ण क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? नदी बेसिन। यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, गोखुर झील बनाती हैं नदियाँ। नदियाँ दोस्तों क्या होता है कि अपना मार्ग बदलती रहती हैं। कई बार क्या होता है कि ये मार्ग अचानक से बदल देती हैं, जिसके कारण देखिए जैसे ये नदी है दोस्तों, ये बह रही है, अचानक से क्या होगा कि इसने अपना रास्ता बदल लिया या कुछ ऐसा परिवर्तन आ गया भू संरचना में कि ये जो पानी है वो इधर रह जाएगा और इस प्रकार से नदी दूसरी दिशा से बहने लग जाएगी। तो इस प्रकार से जो झील बनती है दोस्तों उसे कहते हैं गोखुर झील। कौन सी झील? गोखुर झील। याद रखिएगा दोस्तों। एक होता है लेगून झील। तो इन दोनों में मैं आपको क्लियर कर दूं, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। तो गोखुर झील जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे, गोखुर झील का एक उदाहरण है, एक डायग्राम बनाया हुआ है किस प्रकार से गोखुर झील रहती है। और लेगून झील जो है दोस्तों ये होता है जब समुद्र तट पर भूमि जो होती है, तो भूमि धीरे धीरे अपना जो एरिया है उसको कवर कर लेती है और जो पानी है वो भूमि पर थोड़ा समुद्र का रह जाता है। तो ऐसी जो झील बन जाती हैं, जैसे समुद्र है, ये समुद्र है, यहाँ से कोई ये भाग रह गया और यहाँ पर भूमि आ जाती है, तो ये जो झील बनती है इसे दोस्तों कहते हैं लेगून झील। याद रखिएगा। चिल्का झील है उड़ीसा की, ये लेगून झील का बहुत अच्छा उदाहरण है। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से लेगून झील का उदाहरण कौन सा है। इस प्रकार दोस्तों फिर हम आगे बात करते हैं द्वीप। ऐसा भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं आएगा, तो क्या आएगा क्वेश्चन? ये आ सकता है दोस्तों माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि हिमालय से निकलती हुई चीन से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है और यह असम में जब आती है तो वहाँ पर एक द्वीप है दोस्तों माजुली। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखिएगा दोस्तों माजुली। ठीक है। इसके बाद भारत की बात करते हैं। तो भारत एक प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है कि प्रायद्वीप ऐसी संरचना को कहते हैं जिसके तीन ओर नदियां हों। माफ़ कीजिएगा, तीन ओर पानी हो, जल हो। तो भारत के तीन ओर जल है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो दोस्तों पहले पार्ट में मुझे काफ़ी खंगालने पे इतना सा मैटर मिल पाया है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप एक बार पार्ट पढ़ेंगे और यदि आपको उसमें से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं जो अगला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि वो उसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है। तो अगला पार्ट हम जल्दी ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और आप जी लगा के पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए ग्रुप्स में, ताकि मुझे और बल मिले। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।